हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BPYG 172 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में ब्लॉक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का यूनिट थर्ड। इसका नाम है रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिलीजन के कुछ जनरल फीचर्स, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन से कैसे डिफ़र करता है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से ये तीनों टर्म्स रिलीजन, फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी किस तरह से काफ़ी सिमिलर भी हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम लोग जानेंगे। ये जो डोमेन्स है वो किस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इनके आपस में क्या रिलेशन है और आपस में किस तरह से डिफ़र करते हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रिलीजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 4000 रिलीजन्स है और उसके ऑफशूट्स भी हैं। ऑफशूट्स किसे कहा जाता है? किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुए तो उससे एक नया रिलीजन उत्पन्न हो गया, उसे कहते हैं ऑफशूट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। तो इस तरह से अगर हम सारे रिलीजन और उनके ऑफशूट्स को, उनके सबसेक्ट्स को मिला दें तो टोटल हमारे पास लगभग 4000 तरह के रिलीजन है। और जब इतने सारे रिलीजन हैं तो ये मानना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ देना जो कि रिलीजन से प्रभावित ना हो, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जो रिलीजन से कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, ठीक है। और हमने ये भी जाना था यूनिट फर्स्ट में कि रिलीजन को डिफ़ाइन करना आसान नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में और हर किसी को रिलीजन को देखने का नज़रिया अलग है। इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि हम उसे एक डेफिनेशन में, उन सारे एलिमेंट्स को एक डेफिनेशन में लाके नहीं बांध सकते। इसीलिए रिलीजन को डिफ़ाइन करना कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन जितने भी डोमिनेटिंग रिलीजन्स हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग रिलीजन्स है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुज़म हो गया, तो ये जितने भी बड़े बड़े रिलीजन्स हैं ना, मेजर रिलीजन्स, इनमें कुछ कॉमन जनरल फीचर्स हैं, तो उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिलीव्स क्या होते हैं। तो बिलीफ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसे सच माना जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है, हो सकता है कि वो सच ना भी हो, लेकिन उस स्टेटमेंट को सच माना जाए बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और बाय एन इंडिविजुअल। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे स्टेटमेंट्स को बिलीफ माना जाता है, बिलीफ कहा जाता है। और बिलीफ सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं होते, बिलीफ कॉमन बिलीफ भी हो सकता है और बिलीफ रिलीजियस भी हो सकता है। कॉमन बिलीफ जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, एक अ पर्सन हु स्कोर्स गुड इन एग्ज़ाम स्कोर्स गुड इन लाइफ, इस तरह का एक कॉमन बिलीफ लोगों में माना जाता है। क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग एग्ज़ाम भी देंगे तो हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी, मतलब माना जाता है, ये माना जाता है कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ऐसा एक बिलीफ है। हर बार ये बात सच तो नहीं होती ना, लेकिन ये एक कॉमन बिलीफ है सोसाइटी का। उसी तरह कुछ रिलीजियस बिलीफ्स भी होते हैं, जैसे कि मोनोथिस्टिक रिलीजन्स है, वो क्या मानते हैं, दैट देयर इज़ अ सिंगल गॉड, और वी कैन से दैट गॉड इज़ वन। इस तरह का ये एक रिलीजियस बिलीफ का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलीजन के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। So the first one is it claims to provide answers to some of the fundamental questions. तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जैसे कि रियलिटी क्या है और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे यहाँ पे आने का क्या पर्पस है, हमें भगवान ने क्यों बनाया, इस नेचर का क्या काम है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चन को साइंस आंसर नहीं करता प्रोबेबली, इसका आंसर साइंस नहीं देता, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन का अलग अलग रिलीजन अलग अलग तरह से जवाब ज़रूर देते हैं। मतलब कि ये रिलीजन का एक कॉमन फीचर है कि इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस का वो अपने हिसाब से जवाब देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़
इट गिव्स अ हायर पर्पस दैट ऑट टू गाइड आवर लाइफ। अब जैसे कि डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए कि क्या डेथ इज़ द ओनली एंड, या डेथ के बाद भी हमारा कुछ जीवन है, या हमारा जीवन का क्या पर्पस है। क्या ये सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिताई, फैमिली के साथ रहे और बच्चों को जन्म दिया और एक दिन बूढ़े हो गए और मर गए, मतलब क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ इतने तक ही सीमित है या इससे ऊपर भी हमारा कोई रोल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को या इस तरह के हायर पर्पस को भी हाईएस्ट पर्पस को भी गाइड करता है रिलीजन, उसके बारे में भी बताता है। जैसे कि कुछ रिलीजन्स पर ये बात करते हैं कि हमारे अंदर एक सोल है जो कि इस बॉडी से डिअटैचेबल है, वो अलग हो सकती है और उसका वो हमेशा से ही रही है, वो इनफाइनाइट है एंड इमॉर्टल है, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा ही चलती रहती है। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जूडो क्रिश्चियन और इस्लामिक फेथ के अकॉर्डिंग साल्वेशन है, दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ द स्पिरिट। और हिंदुज़म में मोक्ष की बात की जाती है, बुद्धिज़्म में निर्वाण की बात की जाती है, जैनिज़्म में कैवल्य की बात की जाती है। तो इस तरह के हायर पर्पस के बारे में बात की गई है मेजर रिलीजन्स में। द नेक्स्ट वन इज़ इट ऑफर्स जनरल मोरल प्रिंसिपल टू गाइड वंस एक्शन। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के मोरल प्रिंसिपल्स को भी एक तरह से मोरल प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है रिलीजन के द्वारा कि क्या चीज़ गुड के अंदर आती है, क्या चीज़ एविल के अंदर आती है। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया है निष्काम कर्म का कि भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि आदमी को निष्काम कर्म करना चाहिए, मतलब कि ऐसा कर्म करो लेकिन उससे जो रिज़ल्ट आने वाले हैं या जो उसके फल है उसकी चिंता मत करो, बस काम करते रहो। तो इस तरह का एक मोरल प्रिंसिपल बनाया गया है फॉर द कॉमन पीपल टू अबाइड। द नेक्स्ट वन इज़ फेथ। अब फेथ है, जो फेथ शब्द है वो बिलीफ से काफ़ी मैचिंग, इसका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी मैचिंग है। तो फेथ का क्या मतलब है? फेथ भी एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग जिसको हम सच मानते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको सच मानते हैं तो सच मानते हैं, हमें उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसे हम फेथ कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रिविलेशन एज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। तो हर प्रोमिनेंट रिलीजन का अपना एक सीक्रेट टेक्स्ट है, उनके कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, प्रोफेसीज़ हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि मतलब वो जो स्क्रिप्चर्स हैं और इंस्क्रिप्शन है वो अपने आप को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज ऐसा कंसीडर करती है। वो बताती है कि यही सत्य है, दिस इज़ द ओनली रियलिटी, जो भी इस चीज़ में इस टेक्स्ट में लिखा गया है। और इस तरह से जो रिलीजन है और जो रिलीजन की बातें हैं उन्हें एज अ सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज माना गया है। नेक्स्ट वन इज़ रिचुअलिज़म। तो रिचुअलिज़म में मेनली जो चीज़ें हमें मतलब रिचुअलिज़म के अंदर हमें ये बताया जाता है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए टू अटेन द हायर पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो रिचुअलिज़म के अंदर रिचुअल्स आते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ प्रेयर। तो प्रेयर हमें पता ही है कि हम प्रे करते हैं, जो हमसे डिवाइन है या जो हम जिसे हम गॉड मानते हैं उससे एक तरह से हम लोग इंटरनल बातें करते हैं उससे। और ये प्रेयर क्यों होता है? या तो हम उससे उससे एज अ रिस्पेक्ट उससे रोज़ प्रे करते हैं, या हम उनसे कुछ चीज़ें मांगने के लिए या हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए इसलिए प्रे करते हैं। द लास्ट वन इज़ स्पिरिचुअलिज़म। स्पिरिचुअलिज़म में मेनली हम अपने आप को जानने के लिए बात करते हैं कि हमारा ट्रू नेचर क्या है, जो हमारा स्पिरिट है, और उसका मतलब उसके बारे में जानने की बात होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि हम जो हमारा कोर है ना, हमारा नेचर है वो क्या है और हमारा पर्पस क्या है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, उसके बारे में जानना। तो इस स्पिरिचुअलिज्म की भी बात मेजर रिलीजन्स में की जाती है। तो चेक योर प्रोग्रेस में क्वेश्चन दिया गया है कि डिलीनिएट द जनरल फीचर्स ऑफ रिलीजन। तो इसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन।
अब फिलॉसफी ऑफ रिलीजन और रिलीजन में क्या डिफरेंस है ये जानते हैं. इफ रिलीजन इज अबाउट फेथ एज इट अंडरपिनिंग, philosophy adopts a posture of skepticism or doubt for any assertion. हमने बात किया था कि फेथ क्या होता है. फेथ होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम लोग सच मानते हैं विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. और हम अगर रिलीजन्स को ध्यान से देखें तो अगर किसी भी व्यक्ति का रिलीजन में कोई फेथ नहीं होगा तब तक वो रिलीजन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती. मतलब जो रिलीजन है उसका कोर है फेथ. इसी तरह से जो फिलॉसफी है उसका कोर है स्केप्टिसिज्म या डाउट. फिलॉसफी किसी भी चीज़ को किस तरह से एनालाइज करती है, वो उस चीज़ पे पहले डाउट करती है फिर उसको एनालाइज करती है. तो इसी तरह फिलॉसफी स्केप्टिसिज्म पे बेस्ड है और रिलीजन फेथ पे बेस्ड है. It was told that religion claims to provide answer to this question or at least some of this question, but is it necessary to rely on religion or any other authority to get answer to such question? तो जैसे हमने पिछले टेक्स्ट में या पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हम सभी ने कभी ना कभी सोचे होते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है इस धरती पे, या ये धरती या ये यूनिवर्स ये ब्रह्मांड बना क्यों और इसका क्या पर्पस है. तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है कि हम रिलीजन के टर्म में ही डिफ़ाइन करें या रिलीजन के टर्म में ही पूछे. हो सकता है हम इसे दूसरे नज़रिए से भी देखें, इसमें से रिलीजन टर्म को या सारे रिलीजियस एलिमेंट्स को निकाल के इसका एक अलग तरह से भी तो आंसर देखा जा सकता है ना. इस क्वेश्चन को दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है. तो यही बात की गई है कि जब हम इसको रिलीजियस टर्म्स में ना देखें तो इसके काफ़ी अलग अलग आंसर्स भी हमें देखने को मिलेंगे. अब थोड़ा जस्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं. तो जस्टिफिकेशन मीन्स सपोर्टिंग और ग्राउंडिंग द असर्शन मेड बाय अ डेक्लेरेशन विच इन कॉमन पैरेलेंस इज ऑफन कॉल्ड रीज़न, बट इन फिलॉसफी इट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग एंड स्ट्रक्चर. तो जस्टिफिकेशन क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में ऐसे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स देना जो कि उस बात को जस्टिफाई करे, है ना. मतलब इसका जनरल डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, और वैसे भी एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती. एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत ही जनरल बात है कि ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे. लेकिन मैं इन चीज़ों को फिर भी इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम टेक्स्ट बुक या जो मटेरियल हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं अगर हम उसे पढ़ के जाएंगे तो हमें उसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा. फिर नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स आर ओपन टू चैलेंज and in the wake of newer information. If contradiction and inconsistencies emerge, philosophical arguments are able to make a course correction, which is entirely missing in the domain of religion. अब हम ये जानते हैं कि रिलीजन में जो बातें कह दी गई उसे पत्थर की लकीर मान ली जाती है. मतलब कि अब आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, आप उस पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते. मतलब ये एक रिलीजन का एक रिजिड नेचर बताता है कि किस तरह से वो रिजिड है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है. वहीं अगर हम फ़िलॉसफी को देखें तो वो हर वक्त नए आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार है, नए चैलेंजेस के लिए तैयार है. और कोई भी जब उस फ़िलॉसफी के अंदर कोई भी बात गलत प्रूव होती है ना तो वो उस बात को करेक्ट कर ली जाती है. लेकिन रिलीजन के अंदर हमें ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलती. तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिलीजन नेचर वाइज रिलीजन रिजिड है और फ़िलॉसफी फ्लेक्सिबल है. तो ये एक कंट्रास्ट देखने को मिला हमें फिलॉसफी ऑफ रिलीजन और रिलीजन के बीच में. ऑल्सो इन कंस्ट्रक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स फिलॉसफी attempts to keep at bay logical fallacies and cognitive biases, which it seems is not a particularly strong suit of religion. तो लॉजिकल फैलेसी और कॉग्निटिव बायसेस ये कुछ साइकोलॉजी के टर्म्स हैं और थोड़ा सा मैं डिस्कस करके बता देती हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए. अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी जानते इस चीज़ों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉजिकल फैलेसी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. जैसे कि हमसे पूछा गया, हमें ये बताया गया है बाइबल में दैट द बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल जो बाइबल में जो भी लिखा गया है वो भगवान ने बोला है. लेकिन अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछें कि तुम्हें कैसे पता कि वो भगवान द्वारा ही बोली गई है चीज़ें, तो उसका जवाब ये आएगा कि बिकॉज द बाइबल टेल्स अस सो, क्योंकि बाइबल ने खुद कहा है कि ये भगवान की बात है.
मतलब कि जो जो भी बाइबल में लिखा है वो भगवान ने बोला है, तो ये बात बाइबल में ही लिखी है। तो हम पूछेंगे कि फिर बाइबल पे हम विश्वास ही क्यों करें, क्यों विश्वास करें बाइबल में। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं वो लोग, वो देते हैं द बाइबल इज़ इनफैलिएबल, मतलब बाइबल में कुछ गलत लिखा हो ही नहीं सकता, इसीलिए बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इस तरह से एक लूप बन गया ना, लॉजिक्स का, एक लॉजिक का लूप बन गया। और इसमें कोई मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से रिलेट करके चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल फैलेसी का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह की लॉजिकल फैलेसीज हमें रिलीजन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलॉसफी में देखने को नहीं मिलती। द नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव बायसेस। तो कॉग्निटिव बायस में मैं कन्फर्मेशन बायस का एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हमारी हमारी आस्था होती है या हमारे बिलीव्स होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पे हमारी बिलीफ नहीं होती। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जिस चीज़ पे आपका बिलीफ हो वही सच हो, या जिस चीज़ पे आपके बिलीफ ना हो वो बिल्कुल सच ना हो। ऐसी चीज़ें भी तो होती है ना। तो कन्फर्मेशन बायस के अंदर सिर्फ वो चीज़ आती है, या हम सिर्फ उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं जो कि जो कि हम मानते हैं। हम सिर्फ उन्हीं एविडेंसेस पे बिलीव करते हैं जो कि हम मानते हैं, और बाकी सारे एविडेंसेस जिस पे हमारा बिलीफ नहीं है उन सब एविडेंसेस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें रिलीजन के अंदर देखने को मिलती है कि जो बात वो कह रही है वो उसी बात को, मतलब उसका दूसरा पहलू नहीं देखता रिलीजन, बस एक अपनी बात जो अपना बिलीफ वाली बात है वो बात बताता है, और जो बाकी एविडेंसेस है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें रिलीजन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलॉसफी के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि philosophy of religion attempts to keep at bay logical fallacies and cognitive biases. philosophy of religion लॉजिकल fallacies और cognitive biases से दूर रहता है। ठीक है, तो हाँ, और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन किस तरह से रिलीजन को मतलब उस पर डाउट्स करता है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन स्क्रूटिनाइजेस द क्लेम एंड आर्ग्यूमेंट ऑफर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द लाइट ऑफ अपोजिंग पोजीशन एंड अवेलेबल एम्पेरिकल एविडेंसेस। तो गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाता है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। और इफ़ गॉड इज़ omnipotent, दैट इज़ ऑल पावरफुल एंड ऑल benevolent, that is who is kind and desires the well-being of its subject, it seems fair to assume that evils such as crime, wars, genocide, exploitation, socio-economic crisis, pandemics and epidemics, congenital disease, natural diseases, etc., shouldn't impact the lives of innocents, infants, and children. Yet evil exists, meaning one of these two traits can't be ascribed to God. तो एक ये क्वेश्चन भी फिलॉसफी पूछता है कि अगर, क्योंकि काफ़ी रिलीजन है वो भगवान को ऑमनीपोटेंट मानते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, मोस्ट पावरफुल मानते हैं, एंड बेनेवलेंट मानते हैं, मतलब कि जो सबसे प्रेम करे ऐसा मानते हैं जो रिलीजन। तो उस रिलीजन से फ़िलॉसफी का ये सवाल होता है कि फिर दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, क्राइम क्यों होते हैं, वॉर क्यों होते हैं, और इस तरह की जो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो सब क्यों होता है। अगर गॉड में पावर है तो वो इन सब चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, और अगर वो सभी से प्यार करता है तो जो इनोसेंट लोग हैं वो क्यों सफ़र करते हैं, बच्चों को क्यों दुख देखने पड़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन फिलॉसफी सामने रखता है। For example, many of the attributes ascribed to soul, such as vitality, consciousness, experience, rationality, emotion, etc., seem to be untenable when looked at from the point of view of theory of evolution, neuroscience, and molecular biology in particular. तो जब सोल की बात आती है कि सोल मतलब कि हमेशा के लिए है, इमोर्टल है और कॉन्शियस है, उसके एक्सपीरियंसेस में उसके इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो वो फ़िलॉसफी ऐसे क्वेश्चन उठाता है कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या जो उनकी जो न्यूरोलॉजी है दैट इज़ सिंपलर अकॉर्डिंग टू, इन कंपैरिजन टू हायर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो उन ऑर्गेनिजम्स में इमोशंस उतने नहीं होते, इमोशंस की कमी होती है,
कॉन्शियसनेस का लेवल उतना हाई नहीं होता, और बस वो बेसिक चीज़ों के बारे में उनकी रेशनैलिटी होती है। तो फिलोसोफर्स का या साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो ये इमोशंस हैं, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सोल, इट इज़ अ मैटर ऑफ न्यूरोसाइंस। मतलब ये न्यूरोलॉजी से डिपेंडेंट है, इसका सोल से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स फिलॉसफी ऑफ रिलीजन सामने देता है, और हमें इससे ये पता चलता है कि फ़िलॉसफ़ी का क्या काम है। फ़िलॉसफ़ी हर चीज़ों को एक क्रिटिकल एंगल से या एक क्रिटिकल नज़र से देखता है, उसकी कमियां निकालता है और इस तरह से उसको एनालाइज करता है। एक स्केप्टिसिज्म का मैकेनिज़्म देखने को मिलता है हमें फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलीजन के अंदर। फिर क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जस्ट एज अ शॉर्ट बताया है कि रिलीजन और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में हमने क्या अंतर देखा। सो रिलीजन इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ विच इज़ कंसीडर्ड एन एब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इट चेक्स एंड स्क्रूटिनाइजेस द क्लेम्स ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन एक बिलीफ इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ, और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जितने भी असर्शंस दिए जाते हैं या क्लेम दिए जाते हैं उसको स्क्रूटिनाइजेस, मतलब उसको डिटेल से चेक करता है, हर एंगल से चेक करता है। रिलीजन इट इज़ रिजिड एंड डज नॉट चेंज द क्लेम विच आर प्रूव्ड रॉन्ग। जो भी बातें रिलीजन की गलत प्रूव हो चुकी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और बस उस बात को ही सही मान के चलते हैं। ये उनका एक रिजिड नेचर दिखाता है। लेकिन फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन में कोई भी बात, जो फ़िलॉसफिकल बात अगर गलत प्रूव हो चुकी है तो वो उस बात को सुधारते हैं और जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उससे भी अपडेट हो जाते हैं। तो ये उनका एक फ्लेक्सिबल नेचर दिखाता है। और हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि रिलीजन का कोर क्या है, फेथ है, और फिलॉसफी का कोर क्या है, स्केप्टिसिज्म है, यानी कि डाउटिंग नेचर। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थियोलॉजी पे आ चुके हैं। और थियोलॉजी में क्या है, मेनली थियोलॉजी इज़ अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ रिलीजन, और हर रिलीजन की अपनी अपनी अलग थियोलॉजी होती है और किस तरह से उसे सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, फॉर्मलाइज किया जाता है, उसके बारे में बताया है। बोथ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी, इट में बी आर्ग्यूड, डोंट डिफर इन कंटेंट एज मच एज दे डिफर इन इंटेंट। तो कंटेंट में इन दोनों का कोई खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन किस तरह से उनका इंटेंशन क्या है, रिलीजन को पेश करने का इंटेंशन क्या है, उसमें डिफरेंस है फिलॉसफी और थियोलॉजी में। फ़िलॉसफी जहाँ चीज़ों को एक शक की नज़र से देखता है, रिलीजन को एक शक की नज़र से देखता है, वहीं जो थियोलॉजी है वो उस स्टेटमेंट्स को उस प्रोटेक्ट करता है, उस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन देता है थियोलॉजी। तो इसके हम लोग मेनली 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे और इस तरह से ये चैप्टर फिनिश है। तो सबसे पहला है फर्निशिंग प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो अपने अपने हिसाब से, जैसे कि जो भी फ़िलॉसफी उनके सामने क्वेश्चन पुट ऑन करती है कि ऐसा क्यों है, गॉड के बारे में, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि जो फ़िलॉसफी कहती है कि गॉड नहीं है, हमें डाउट है कि गॉड है, आप प्रूव कीजिए। तो अपने अपने स्टेटमेंट्स थियोलॉजी जो थियोलॉजियंस है वो अपने अपने स्टेटमेंट्स अपने अपने रिलीजन के हिसाब से सामने रखते हैं। द सेकेंड वन इज interprets the notion of God and attempts to demonstrate the consistency between different attributes of God। अब जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था फिलॉसफी के द्वारा कि अगर भगवान omnipotent है, बेनेवलेंस है, यानी कि उनमें सबसे ज़्यादा ताकत है, वो सभी से प्रेम करते हैं, तो वो जो भी दुष्ट चीज़ें हैं या जो भी दुष्ट एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म क्यों नहीं कर देते, उनको आने क्यों देते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन या इसका जो एक आंसर है वो थियोलॉजियंस ने ये बताया, द कंसेप्ट ऑफ फ्री विल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान का इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, भगवान ने हमें बस बना दिया, इंसानों को बना दिया, और अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। अगर वो सही चुनता है तो वो उस सही राह पे जाएगा, अगर वो गलत चुनता है या ईविल चुनता है तो वो उस ईविल काम पे लग जाएगा। इसमें भगवान का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। इस तरह से वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है कि भगवान भले ही ओमनीपोटेंस है, बेनेवलेंस है, लेकिन जो फ्री विल का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग भगवान बीच में हस्तक्षेप नहीं करते।
थर्ड वन इज़ कोडिफिकेशन ऑफ एथिकल एंड मोरल परसेप्ट्स। तो जो थियोलॉजिस्ट है या जो थियोलॉजियन है वो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से एक मोरल और एथिकल एक कंडक्ट बताते हैं हर रिलीजन में। और ये रिलीजन में मोस्टली हर रिलीजन में कॉमन ही होता है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और भगवान को प्रे करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक थियोलॉजियंस का या थियोलॉजी का एक मेन रोल है इनटू आवर सोसाइटी। द फोर्थ वन इज़ क्लैरिफाइज द रिलीजन इंस्टीट्यूटेड वेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज। तो जो भी हम रिचुअल्स करते हैं या जिस तरह से भी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है या जो स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, वो हर रिलीजन में उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पा लेना, ठीक है। या कहते हैं कि जो हम अपने कॉन्शियसनेस के हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं या जो हमारा हायर पर्पस है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो थियोलॉजियंस है वो हर रिलीजन में अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ रिचुअल्स बताते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह के रिचुअल्स बताते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट फिनिश हो जाता है। और कुछ कीवर्ड्स को जान लेते हैं। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज अ सेकेंड ऑर्डर एक्टिविटी दैट इंस्पेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन एंड द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय देयर रिस्पेक्टिव थियोलॉजीज विद अ क्रिटिकल आई। तो रिलीजन में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं या जितने भी असर्शंस दिए जाते हैं, उसको एक क्रिटिकल नज़रिए से देखना और उस मतलब उसको एक क्रिटिकली एनालाइज करना, ये फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन का काम है। और थियोलॉजी में एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड या एक फॉर्मुलाइज तरीके से जो भी रिलीजियस स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना और इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, जिससे कि लोग अगर उस थियोलॉजी को पढ़े, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें पता चले कि किस तरह से हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, किस तरह से दूसरों को पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, और किस तरह से उसी रिलीजन के अंडर, उसी रिलीजन के कल्चर के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने आप को ढालकर उसी में जीना है। तो इस तरह की चीज़ें थियोलॉजी के अंदर आती है। और इस तरह से हमारा ये यूनिट फिनिश हो जाता है। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।